वेलकम टू लो। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त कश्यप में। और जो आज हम अपने टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आ जाओ भी सभी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ। हम हमारी जो सीरीज चल रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसमें यूनिट थर्ड का एक टॉपिक है भैया, लेंजेविन डैबे थ्योरम ऑफ पोलराइजेशन। इस टॉपिक को आज बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे होंगे। एक बार जल्दी से जुड़ जाओ भाई सभी, और जल्दी से बता दो मेरी ऑडियो वीडियो विजिबल है भैया, और फिर स्टार्ट करते हैं भैया। ठीक है भाई, जल्दी से आ जाओ भाई सभी। और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है भैया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो हमारी सीरीज चल रही थी, यूनिट था, टॉपिक है लेंजेविन डैबे थ्योरी ऑफ पोलराइजेशन इन पोलर डाइलेक्ट्रिक, यानी कि ध्रुवी परावैद्युतों में ध्रुवन का लेंजेविन डिबाई थ्योरम। ठीक है भैया, ये टॉपिक आपका काफी इंपोर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका। कैसा आता है भैया? ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका, और काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। और इस क्वेश्चन के बारे में एक विशेषता बताऊंगा मैं आपको लास्ट में। ठीक है भैया, लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो एनुअली सिस्टम से पढ़ रहे हैं 7.5 मार्क्स का, और जो जो सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ रहे हैं वे, इससे 15 नंबर का आपको मिल सकता है ये। ठीक है भैया, एक बार सभी जुड़ जाओ और बता दो मेरी ऑडियो वीडियो विजिबल है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे भैया आज। ठीक है, एक बार सभी थम कर दो, जय श्री राधे कृष्णा। जल्दी से बताओ मेरी ऑडियो वीडियो विजिबल है? एकदम बढ़िया बढ़िया है, कोई दिक्कत समस्या तो ना है? फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट थर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है भाई, एक बार जल्दी से जुड़ जाओ सभी। एक बार सभी थंब कर दो अपनी तरफ से। अच्छा भैया, ये जो हमारा जो ये टॉपिक है, ये इस बात को बताता है कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन कैसा होता है, और ये लेंजेविन डैबे थ्योरी के आधार पर किस प्रकार से समझाया जा सकता है। यानी कि लेंजेविन डैबे थ्योरी क्या होती है डाइलेक्ट्रिक को लेकर, यानी कि परावैद्युत को लेकर डाइलेक्ट्रिक थ्योरी क्या होती होगी। ठीक है भैया, एक बार जल्दी से सभी जुड़ जाओ, फिर आगे चलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है भाई, देखो ये क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, एक बार इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं भैया। ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, इंग्लिश में पूछा जाता है भैया आपका, गिव ए फुल अकाउंट ऑफ लेंजेविन डैबे थ्योरी। यानी कि लेंजेविन डैबे थ्योरी के बारे में बताना है, जो उन्होंने किसके बारे में बताई थी, पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में बताई थी। और फिर इसमें बताना है, सो दैट द पोलर डाइलेक्ट्रिक द सब्सिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है भैया, थोड़ा ध्यान देंगे मेरी बात पे। पहले तो इसमें क्या बताना है, लेंजेविन डैबे थ्योरी क्या होती है, पहले इसके बारे में बातचीत करेंगे। और फिर जो अगला ये पॉइंट कह रहा है, इसमें प्रूफ करके बताएंगे कि जो इसकी मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी रहेगी, ये किसके कैसे रहेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। भैया ये प्रूफ करके बताएंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि हिंदी मीडियम में हमें देखना चाहे कि ध्रुवी परावैद्युतों में ध्रुवन के लिए लेंजेविन डैबे थ्योरी देनी है भैया, पहले लेंजेविन डैबे थ्योरी देनी है। अच्छा, ये अगर मैं आपसे कहूं ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भाई लेंजेविन डैबे थ्योरी के आधार पर आप क्यूरी लॉ को प्रूफ करो। तो आप क्यूरी लॉ को प्रूफ कर सकते हो, या डाइलेक्ट्रिक लॉ भी तो कह सकता है आपको क्यूरी लॉ प्रूफ। भैया ये क्या होता था हमारा, क्यूरी लॉ ही तो होता है, काई एम प्रोपोर्शनल टू 1/t। यानी कि उसकी मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी टेम्परेचर की कैसी होती थी, इनवर्सली होती थी। तो ठीक इसी प्रकार से हिंदी मीडियम में यहाँ पे भी पहले हमें लेंजेविन डैबे थ्योरी बतानी है, फिर इसके बाद बताना है कि ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक के लिए इसका जो ये होता है केस, बिल्कुल सेम टू सेम क्या ये शो करता है इस तरीके से कि इस पे टेम्परेचर का कैसा इफेक्ट पड़ता है, इनवर्सली इफेक्ट पड़ता है। ठीक है भैया, कैसा इफेक्ट पड़ता है भैया, इनवर्सली इफेक्ट पड़ता है। यानी कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या इसकी सब्सिबिलिटी घटती है या बढ़ती है, हमें ये चीज डिस्कस करनी है। ठीक है भैया, पहला आपको क्वेश्चन एक बार नोट कर लो सभी।
एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना हो? क्वेश्चन आपने नोट कर लिया? जल्दी से बताएंगे भाई, कोई दिक्कत समस्या तो ना है? क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आने वाला है भैया आपका। ठीक है, अगर मैं आपसे कह लगूं तो अब हमें पहले देखते हैं कि लेंजेविन डायबे थ्योरी होती क्या है। तो एक एक पॉइंट को इसको डिस्कस कर लेते हैं भैया। तो लेंजेविन डायबे थ्योरी क्या होती है? यानी कि लेंजेविन डायबे थ्योरी ऑफ पोलराइजेशन इन पोलर डाइलेक्ट्रिक, यानी कि ध्रुवीय परावैद्युतों में ध्रुवन का लेंजेविन डिवाइस सिद्धांत क्या होता है। तो पहले पॉइंट को अच्छे तरीके से देखेंगे भैया। जो स्टूडेंट देर से जुड़े हों तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ। ठीक है भाई, जो स्टूडेंट देर से जुड़े हों एक बार मैं बता देना चाहता हूँ अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी है। भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में यूनिट थर्ड है और टॉपिक है हमारा लेंजेविन डायबे थ्योरी ऑफ पोलराइजेशन इन पोलर डाइलेक्ट्रिक। यानी कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हिंदी मीडियम में कहते हैं ध्रुवीय परावैद्युतों में ध्रुवन का लेंजेविन डिवाइस सिद्धांत। अच्छा, इस क्वेश्चन की एक खास बात और है, ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन आपको एक ही प्रकार से तैयार करना होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि भैया डेरिवेशन तो दोनों के लिए एक ही है, बस उसमें शुरुआत में थोड़ी सी थ्योरी बदल देनी है। तो यानी कि लेंजेविन डायबे थ्योरी जो है, लेंजेविन डायबे थ्योरी जो है एक दो तरीके से काम करेगी, वो मैं आपको बता दूंगा कि अभी फिलहाल आपको समझनी है। लेंजेविन डायबे थ्योरी ऑफ पोलराइजेशन इन पोलर डाइलेक्ट्रिक, इस ये टॉपिक देखेंगे। एक बार सभी नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं भैया। तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है 7.5 मार्क्स में और 15 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन आता है इसका? 7.5 नंबर में एनुअल में पूछा जाता है और सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जो है उनका 15 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है भैया। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, पहले आपसे क्या होगा, गिव ए फुल अकाउंट ऑफ लेंजेविन डायबे थ्योरी, यानी कि पहले लेंजेविन डायबे थ्योरी देनी है भैया आपको। और फिर बताना है फॉर डेट द पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि ये प्रूफ करना। आप ये भी तो कह सकते हो इसमें क्यूरी लॉ प्रूफ करके दिखाना है, ये क्यूरी लॉ ही तो था। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हिंदी मीडियम में कि ध्रुवीय परावैद्युत में ध्रुवन के लिए लेंजेविन डायबे सिद्धांत बताना है। और फिर बताना है कि ध्रुवीय परावैद्युतों की विद्युत प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी काई एम प्रोपोर्शनल टू 1/T दिखाना है। एक बार नोट कर लेंगे भैया क्वेश्चन, क्वेश्चन जल्दी जल्दी एक बार नोट कर लेंगे, क्वेश्चन कैसा पूछा जाने वाला है यो, फिर आगे चलते हैं। यानी कि ये बात तो पक्की है कि भैया इसमें लेंजेविन डायबे थ्योरी पहले इसकी अलग से देनी पड़ेगी और फिर इसमें, यानी कि पहला ये थ्योरी पोर्शन है और इसके बाद ये क्या है, डेरिवेशन पोर्शनल है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार नोट करने के बाद सभी डन लिख देना भैया, एक बार सभी नोट करने के बाद डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। कल आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का लास्ट लेक्चर रहेगा भैया, कल आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का लास्ट लेक्चर रहेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। ठीक है भैया, फिर हम जो ऑप्टिक्स के 2 से 3 लेक्चर है वे लेके और फिर आपके चला देंगे भैया क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, जल्दी से एक बार नोट कर लिया हो तो डन लिख दो भैया सभी, अगर क्वेश्चन नोट कर लिया हो तो डन लिख दो भैया सभी। ठीक है भाई, एक बार क्वेश्चन नोट कर लिया हो तो डन लिख दो सभी। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। देखेंगे भाई इसका कि लेंजेविन डायबे थ्योरी होती क्या है। अगर मैं आपसे कह लगूं कि
ध्रुवीय अणु वे अणु हैं जिनमें बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है। या पोलर डाइलेक्ट्रिक आर दोज वूज मोलिक्यूल हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी कि जितने भी हमारे पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं यानी कि ध्रुवीय अणु होते हैं, कैसे होते हैं इनमें इनमें यदि हम मैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना भी देवें, जब भी इनमें इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। अभी तक हम क्या देखते हुए आए हैं, अभी तक हम देखते हुए हैं कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक को यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो तब वो पोलराइज्ड होता था। लेकिन यदि शुरुआत से ही कोई डाइलेक्ट्रिक कैसा हो, पोलराइज्ड हो, तो क्या उसमें अगर आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ना भी रखोगे जब भी उसमें डायपोल मूवमेंट होगा। आप इस बात को कैसे समझ सकते हो, एक बार ध्यानपूर्वक देखो। यानी कि पहले आप ये थ्योरी देख लो, यानी कि अगर मैं आपसे कह लगूं, ये क्या बात बताती है, लेंजेविन डेबे थ्योरी का पहला स्टेप बताता है आपको। यदि आपने सपोज करो, पहले क्या होता था, मान लो सपोज करो कोई भी डाइलेक्ट्रिक आप लेते थे, परावैद्युत आप लेते थे, और इसे आप कहाँ पे रखते थे, इसे कहाँ पे प्लेस कर देते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश करा देते थे। मान लो ये चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते थे, तो ये क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कैसा हो जाता था, पोलराइज्ड हो जाता था, ध्रुवित हो जाता था। कैसा हो जाता था भैया, ध्रुवित हो जाता था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक लेके चले हो जो शुरुआत से ही कैसा है, पोलर है। अगर मैं आपसे कह लगूं किसी भी पोलर मॉलिक्यूल को, अब पोलर मॉलिक्यूल यानी कि ध्रुवीय अणु कैसा होता है, जो अपने आयनों में टूट जाता है। अगर किसी भी पोलर मॉलिक्यूल को आप लेके चलोगे, एग्जाम्पल के तौर पे HCl को लेके चलोगे, अगर इसे पोलर को आपने किस में रख दिया, इस पोलर वाले को, पोलर मॉलिक्यूल को यानी कि ध्रुवीय अणु को किस में रख दिया भैया, आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इसे कहाँ पे रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो भैया आप चाहे इसे इलेक्ट्रिक फील्ड ना भी दो ना, आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड ना भी दो, तो इस पोलर मॉलिक्यूल में अपने आप ही इसमें पोलराइजेशन यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मौजूद होता है। क्या बताया मैंने, इसमें डायपोल खुद का मौजूद होता है। यानी कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक को यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, तो जब वो पोलराइज्ड होता था, पोलराइज्ड होने का मतलब है उसमें डायपोल आ जाता था, यानी कि द्विध्रुव आता था। द्विध्रुव का मतलब है एक तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव आ जाता था। लेकिन भैया एक बात तो बताओ, यदि मैं शुरुआत से ही पोलर सब्सटेंस को लेकर चलूं, यानी कि सपोज करो HCl को लेकर चलूं, तो ये तो अपने आप से इस पे पोलर चार्ज आया हुआ है, H पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव। तो इसका मतलब है यदि आप इसे पोलर वाले सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में ना भी रखें, तब भी ये क्या शो करता है, पोलराइजेशन शो करता है। और पोलराइजेशन शो करने का मतलब है, ध्रुवन शो करने का मतलब है उसमें डायपोल उपस्थित है, द्विध्रुव उपस्थित है। द्विध्रुव का मतलब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पहले से ही उपस्थित है, ठीक है भैया, उपस्थित है। तो यही बात किसने बताई, लेंजेविन डेबे ने अपनी पहले स्टेटमेंट में बताई। कैसे बताई, अब इस वाले पॉइंट को तो आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब अपनी थ्योरी को देख लो अच्छे तरीके से, क्या क्या है उसने भैया, यही तो कही लेंजेविन डेबे थ्योरी ना, कि पोलर डाइलेक्ट्रिक आर दोज वोज मॉलिक्यूल हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी कि पोलर डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं उनमें पहले से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, चाहे आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो या ना रखो, ठीक है, आप रखो या ना रखो। तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या करते हैं, साइमेट्री शो करते हैं। अभी ये साइमेट्री वाला केस समझाता हूं मैं आपको। तो ऐसे पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल कौन कौन से हो सकते हैं, HCl। तो देखना भैया HCl में तो पहले से ही H पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव पहले से ही है ना मौजूद, डायपोल मौजूद है ना। तो इसे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो या मत रखो, अपने आप इसमें तो भैया क्या होगा, पोलराइजेशन होगा ही होगा इसका, ठीक है भैया, पोलराइजेशन पहले से उपस्थित है। अच्छा ये वाली बात मैंने आपको बताई थी अनसाइमेट्रिकल का। चलो आप ये बात तो पहला पॉइंट जल्दी से बताओ, समझ में आ गया सभी को, जल्दी से बताओ भैया, पहला पॉइंट समझ में आ गया सभी को। अब ये वाला केस देखते हैं, इसमें अनसाइमेट्री का केस और बताता हूँ। ये अनसाइमेट्रिक क्या होता है, अनसाइमेट्री शायद मैंने आपको
जब मैं आपको ये पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल समझा के आया तो इसमें साइमेट्रिकल वर्ड का मतलब भी अच्छे से समझा के आया था। तो भैया साइमेट्रिकल वर्ड का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझ लो। साइमेट्री यानी कि पोलर मॉलिक्यूल क्या शो करते हैं, अनसाइमेट्री शो करते हैं। क्या करते हैं, अनसाइमेट्री, असममितता का गुण शो करते हैं। अब असममितता किसे कहते हैं भाई, एक बात बताओ, साइमेट्री वे चीज जो होती है, यदि आप एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से किसी भी चीज को कट कर देते हो तो जितना इधर है उतना ही इधर होना चाहिए। अगर मैं सपोज करो HCl को अगर मैं इसे पोलर के अकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ, H पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव, अगर मैं इसे बीच में से कट कर देता हूँ, आप देखते होगे इधर तो हो गया प्लस का, इधर हो गया माइनस का, तो क्या ये सिमेट्री है? आप क्या होगे, ये सिमेट्री। अगर मैं ऐसा कट कर दूं वाई एक्सिस से मान लो, तो ये तब भी बराबर बराबर हिस्सा शो नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है ये क्या कंडीशन शो कर रहे हैं, अनसिमेट्री की। तो जल्दी से एक बार थंब करके बता दो, क्या आपको ये पहली कंडीशन समझ में आ गई कि लेंजेविन डेबे थ्योरम ने अपनी पहले स्टेटमेंट में क्या बात बताई थी? अगर सभी को समझ में आ गई हो तो थंब कर दो और नोट भी करते रहो साथ साथ में, ठीक है भैया। यानी कि आप लेंजेविन डेबे थ्योरी के अनुसार पहला पॉइंट अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है भैया। जल्दी से बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर होगी अच्छे तरीके से, जो वाली बात मैंने आपको बताई थी। यानी कि किसी भी पोलर डाइलेक्ट्रिक को यदि आप कहां पर रखते हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो भी मत, तो वो पहले से ही कैसा होता है, उसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट रहता ही रहता है। यानी कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि वो खुद पोलराइज होता ही रहता है खुद पहले से ही। लेकिन हम पहले क्या देखते हुए आए थे कि अगर नॉर्मली वे में देखने लगा कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक को यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो तो वो कैसा हो जाता था, पोलराइज्ड। लेकिन यदि डाइलेक्ट्रिक के साथ एक वर्ड और जोड़ दूं मैं, पोलर, तो पोलर तो शुरुआत से ही डायपोल है उसमें। तो ये वाली पहले पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर सभी को समझ में आ गया हो तो एक बार थंब कर दो भैया। फिर दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि लेंजेविन ने दूसरा पॉइंट क्या बताया था, ठीक है भैया। जल्दी बताओ, आगे सभी को ये वाली बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट अगला। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ध्रुवीय परावैद्युत का स्थूल टुकड़ा, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो अगर किसी का भी पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम ले लेते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक का स्थूल टुकड़ा ध्रुवित नहीं होता। बहुत बड़ी वाली चीजों के लिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके अणु द्विध्रुव अनियमित रूप से अभिविन्यसित होते हैं, जिससे कि टुकड़े का नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है। यानी कि इन द अब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ए मैक्रोस्कोपिक पीस ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक इज नॉट पोलराइज्ड because the individual molecule dipole are randomly oriented so that the net electric dipole moment of the piece is 0। इस बात को अच्छे तरीके से कुछ ऐसा समझ पाओगे आप। देखो भाई, आप अभी ये मैं लैंग्वेज मत पढ़ो, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ पहले ये टर्म्स पढ़ो आप अच्छे तरीके से। देखो भाई, अगर हम कह रहे थे कि पहला अगर हम एक छोटा सा टुकड़ा लेकर चल लेते, एक माइक्रो माइक्रो पीस लेके चल लेते, माइक्रो पीस लेके चल लेते, किसका किसका, पोलर डाइलेक्ट्रिक का, पोलर डाइलेक्ट्रिक का। तो चाहे आप इसमें यानी कि एक बहुत छोटा सा मतलब छोटा सा कोई भी क्या लेकर चल लेते, टुकड़ा लेकर चल लेते, किसका, ध्रुवित ध्रुवित परावैद्युत का। तो चाहे आप इसे, पहले पॉइंट में हमने ये सीखा कि माइक्रो पीस को लेकर चल रहे पोलर डाइलेक्ट्रिक को, चाहे आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो मत रखो, ये कैसा होता था, पोलर होता था, पोलराइज्ड होता था। और पोलराइज्ड होने का मतलब है इसमें क्या होता था, यानी कि ये ध्रुवित होता था पहले से। और इसमें क्या होता था, दो चीजें होती थी। कौन कौन सी दो चीजें होती थी, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता था। तो आप कह सकते हो कि इसमें अपना खुद का परमानेंट परमानेंट डायपोल मोमेंट होता था, परमानेंट डायपोल मोमेंट होता था। बट वो अब ये कह रहा है कि यदि इस छोटे से टुकड़े की जगह आप बहुत बड़ा टुकड़ा ले लो, किसका, इसे मैंने कह दियो मैक्रो, मैक्रो को बोलते हैं स्थूल, यानी कि बड़ा, बड़ा पीस ले लिया किसका,
पोलर डाइलेक्ट्रिक का, पोलर डाइलेक्ट्रिक का। तो भैया अगर आप बहुत बड़ा पीस ले लोगे, स्थूल टुकड़ा ले लोगे, किसका, ध्रुवित परावैद्युत का, ध्रुवित परावैद्युत का, तो क्या होगा भैया, अब ये पोलराइज्ड नहीं होगा, नो पोलराइज्ड। ये उसने ये वाली बात कही है। अब ये पोलराइज्ड क्यों नहीं होगा, इस वजह से नहीं होना कि भैया छोटे वाले पीस में तो एक ही डायरेक्शन में सारी चीजें होती थी, जिसके कारण एक ही डायरेक्शन में छोटे, मान लो जो छोटे वाले पीस की जो इसका इलेक्ट्रिक खुद का फील्ड होता था वो एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता था, एक ही दिशा में सारे। ये जो आपको एरो दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड होना, ओरिएंटेड अभिविन्यसित होना, अभिविन्यसित होना। लेकिन यदि ऐसा हो भैया कि बहुत बड़ा आपने टुकड़ा ले लिया, इस बहुत बड़े टुकड़े में, बहुत बड़े टुकड़े में छोटे छोटे वो बने हुए हैं, चैम्बर बने हुए हैं अपने, क्या बने हुए हैं, छोटे छोटे चैम्बर बने हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। और किसी की डायरेक्शन ऊपर न है और किसी की डायरेक्शन भैया नीचे है, किसी की इंगे न है किसी की उधर न है, इस प्रकार से इनकी डायरेक्शन बनी हुई है। यानी कि किसी की भी डायरेक्शन एक जैसी नहीं है, किसी की भी, किसी की इधर न है किसी की इधर न है, इस तरीके से है बहुत बड़े पार्टिकल। क्योंकि बड़े वाले पार्टिकल के साथ तो बहुत ज्यादा दिक्कत समस्या होती है। कहने का मतलब छोटा परिवार एक व्यक्ति के अनुसार ही चलता है, लेकिन बड़ा परिवार सब अपने अपने तरीके से जबरजोरी दिखाते हैं, तो जिसके कारण ये पोलराइज्ड नहीं होते, यानी कि अध्रुवित होते हैं। क्या होते हैं, अध्रुवित होते हैं। जब ये अध्रुवित होते हैं यानी कि किसी का इधर ना किसी का इधर ना। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोई व्यक्ति एक ही पूरा घर, मान लो छोटा घर है और वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा तो बढ़िया काम करेगा, यानी कि डायपोल मोमेंट, यानी कि उनमें पावर जरूर से जरूर होगी। लेकिन यदि ऐसा हो कि बहुत बड़ा टुकड़ा, बहुत बड़ा परिवार है, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे, क्या इनमें मजबूती होगी, भैया कोई भी पीट देगा इन्हें आके। तो क्यों पीट देगा, क्योंकि यो अपना अलग तरीके से काम करे, यो अपना अलग तरीके से, सबका अलग छोटे छोटे गेट है, तो डकैती नहीं हो जाओगी बड़े वाले परिवार में। लेकिन छोटे वाले सारे एक ही तरीके से काम करे, सब एक जगह ही रहे, घर बेशक छोटा हो लेकिन सारे सदस्य एक जगह रहते हैं, तो इस वजह से ये थोड़े मजबूत होते हैं छोटे में। लेकिन बड़े वाले में इधर उधर रहते हैं, छोटे छोटे अपने कमरे बना रखे हैं, तो चोर आराम से चोरी करके भाग जाएगा, तो इसका मतलब नॉन पोलराइज्ड का केस बनेगा। तो इसका मतलब है इस केस में ये डायपोल मोमेंट इसमें कैसा रहेगा, इस केस में डायपोल मोमेंट कैसा होगा भैया, डायपोल मोमेंट कैसा होगा, जीरो। आप क्या होगे, इस केस में डायपोल मोमेंट कैसा होगा, जीरो। यानी कि इनकी पावर, एक तरीके से डायपोल मोमेंट को आप कह सकते हो द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि इनकी पावर जो होगी कैसी होगी, जीरो होगी। तो यहाँ तो भैया दो अलग अलग केस हो गए लैंजविन थ्योरी के अनुसार, कि अगर छोटा माइक्रो पीस है, अगर छोटा माइक्रो पीस है किसका, पोलर डाइलेक्ट्रिक का, तो वो अपने आप से ही पोलराइज्ड होता है, चाहे इसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो या मत रखो। लेकिन अगर बड़ा पीस है तो भैया इसमें खुद का अपना कोई पोलराइजेशन नहीं होगा, और डायपोल मोमेंट भी कैसा होगा, इसका जीरो होगा। एक बार अब जाकर पढ़ो इसे वापस लैंग्वेज को, मैंने क्या बात बताई, एक बार ध्यान पूर्वक देखना भाई एक बार। क्या लैंग्वेज अब अच्छे तरीके से समझ में आ गई। देखो, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ध्रुवीय परावैद्युत का स्थूल टुकड़ा, यानी कि बड़े वाला टुकड़ा ध्रुवित नहीं होता, क्योंकि इसके अणु द्विध्रुवीय अनियमित रूप से कैसे होता है, अभिविन्यास इधर उधर रहते हैं, जिससे कि टुकड़े का नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है। यही वाली बात मैंने बता रखी, इन द अब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैक्रोस्कोपिक पीस, एक माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हो गया भैया, बड़ा, माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हो गया, बड़ा पीस। यानी कि इसके लिए तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत रहेगी। यानी कि कहने का मतलब ये होगा, एक बहुत बड़ा परिवार है, छोटे परिवार में तो सब एक जने की मान ले में, लेकिन बड़े परिवार के लिए एक बड़ा बुड्ढा होना जरूरी है। और वो बड़ा बुड्ढा कौन सा है भैया, यहाँ पे यह है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े परिवार के लिए, मैक्रोस्कोपिक पीस के लिए एक बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होना बहुत जरूरी है, बड़ा बुड्ढा होना बहुत जरूरी है। जब भी सुनेंगे ये किसी उस आदमी की, ठीक है भैया। मैक्रोस्कोपिक में नॉन पोलराइज्ड होंगे, क्योंकि वे सब अपने अपने तरीके से रैंडमली ओरिएंटेड रहेंगे, जिसकी जैसा मर्जी है, कोई रात को आ रहा दिन में आ रहा, कोई कहने सुनने वाला नहीं है, ठीक है। सो डैट द नेट
नेट और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द पीस इज जीरो। इस केस में नेट डायपोल मोमेंट कैसा हो जाएगा? जीरो। जल्दी से एक बार थम करके बता दो, ये वाली बात आपको समझ में आ गई अच्छे से? जल्दी से बताओ, ये वाली बात समझ में आ गई आपको अच्छे तरीके से? जल्दी बताओ भैया, ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि लेंजविन डेबे थ्योरी ने दूसरा पॉइंट क्या कही? ठीक है, जल्दी बताओ। फिर आगे चलते हैं, नोट भी करते रहो ये वाली थ्योरी भैया। हिंदी वाले हिंदी में नोट करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट करेंगे। बहुत बढ़िया, गजब एकदम। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तभी एक बार थम करके बता दो, कोई दिक्कत समस्या तो ना? एकदम आपको अच्छे तरीके से आ गई इसकी थ्योरी समझ में? ठीक है, अगर अगला पॉइंट देखते हैं कि भैया क्या होगा। भाई मैंने आपको एक बात तो बता दी, आपको हिंट दे दिया कि भैया बड़े टुकड़े के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लेना ही पड़ेगा, यानी कि बड़े परिवार के लिए एक बड़ा बुड्ढा होना बहुत जरूरी है घर में। तो इसका मतलब है अगले वाले पॉइंट आएगा तुरंत। अब का क्या होगा? यानी कि जब ध्रुवीय परावैद्युत को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यानी कि वो बड़ा बुड्ढा आ गया है इस पॉइंट में, क्षेत्र में रखा जाता है, तो इसके अणुओं पर बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। कहने का मतलब है जब इसी बड़े वाले पार्टिकल को कहां पे रखा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लोगे, तो अब ये सिद्धे हो जाओगे। सिद्धे होने का मतलब है उन पर बल आघूर्ण काम करने लग जाओगा और उनकी दिशा इस बड़े बुढ़े आदमी के अनुसार हो जाओगी, तो जो कि अणुओं की वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने की चेष्टा करते हैं। यानी कि अब सभी क्या करते हैं? घूमने का काम करते हैं। सभी का दरवाजा एक होने वाला, सबके अलग अलग दरवाजे हो रहे थे, तो क्या होगा? संरेखित होने की चेष्टा करते हैं, परंतु अणुओं के उसमें विक्षोभ के कारण। लेकिन उनका व्यवहार इतना बेकार हो चुका है कि एक साथ ना होने के उनमें, मान लो 6-7 परिवार एक ही घर में रह रहे थे, एकदम बड़ा बुढ़ा आ गया उनके घर में कहीं से। बड़ा बुड्ढा मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को कह रहा हूँ। तो उस बड़े बुड्ढे ने कहा भैया अनुशासन में रहना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा जब भी काम होगा। तो कुछ व्यक्तियों ने तो धीरे धीरे उनके बात समझनी स्टार्ट करी, यानी कि क्या करी, उनके जैसे ही जैसा वे कहते चले गए वैसे काम करने की कोशिश करी। लेकिन वे इतने बेकार तरीके से बिगड़ चुके थे, उनकी आदत इतने खराब हो चुकी थी कि उनमें से कुछ ही क्या हुए, कुछ कई इलेक्ट्रिक डायपोल उनकी डायरेक्शन के जैसे ही हुआ। तो यही वाली बात यहाँ पे बताई रखी है, व्हेन ए पोलर डाइलेक्ट्रिक इज सब्जेक्टेड टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब किसी पोलर डाइलेक्ट्रिक को आप कहाँ पर रखते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो क्या होता है? द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस टॉर्क। यानी कि किस इस वाले बड़े वाले पार्टिकल के ना छोटे छोटे से क्या करते हैं? उस बाबा की बात मानते हैं, टॉर्क लगता है, घूमना स्टार्ट करते हैं उनकी डायरेक्शन में। कैसे काम करते हैं एक बार ध्यान से समझो भैया, कैसे काम करते हैं। पहले मान लो ये सब अपने अपने तरीके से, मान लो ये बहुत बड़ा परिवार था, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे, सबके अपने अपने चैम्बर बने हुए थे। ठीक है, कोई इंगने जा रहा, कोई इंगने जा रहा, कोई इंगने, कोई इंगने, कोई इंगने, कोई इंगने, कोई इंगने, कोई इस तरीके से उल्टे सुद्दे थे भैया। ठीक है, उल्टे सुद्दे थे इस तरीके से। लेकिन जैसे ही इसे किस में रखा? इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया मैंने यहाँ पे। क्या रख दिया भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बाबा जी आगे बड़े वाले। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा? इलेक्ट्रिक फील्ड ने कहा कि भैया सबकी डायरेक्शन एक जैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भैया? सबकी डायरेक्शन एक जैसी होनी चाहिए। अब भैया इनमें से कुछ ने क्या करा? बाबा जी के अनुसार काम, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कहा कि भैया एक काम करो, सबकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, सबका एक ही गेट होना चाहिए। तो कुछ ने, तो इन्होंने ये अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा मोड़ना स्टार्ट कर दिया, यानी कि इन पर टॉर्क लगना स्टार्ट हो गया। ये थोड़ी डायरेक्शन ऐसा होगी, इनकी भी ऐसा होनी स्टार्ट होगी। लेकिन कुछ की डायरेक्शन तो हुई, लेकिन कुछ बदतमीज थे, उन्होंने बाबा जी की बात बिल्कुल भी नहीं मानी। तो उसमें से कुछ आदमी अपने तरीके से ही काम करते रहे, कुछ आदमी अपने तरीके से ही काम करते रहे। जल्दी से बताओ, अभी सभी को ये वाली बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई? क्या बता रखा है इसमें? जल्दी बताओ, समझ में आ गई ये वाली? जल्दी से बताओ, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया अच्छे तरीके से? यही वाली बात बता रखी, व्हेन ए पोलर डाइलेक्ट्रिक इज सब्जेक्टेड टू इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे पोलर डाइलेक्ट्रिक को किस में रखा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस टॉर्क। यानी कि छोटे छोटे से मॉलिक्यूल घूमने लग जाते हैं, जैसा भी बताया मैंने आपको, विच टेंड्स टू अलाइन देम विद द फील्ड। जैसा बाबा जी कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुसार ही ये घूम जाते हैं।
ठीक है, बट द अलाइनमेंट इज नॉट कंप्लीट, यानी कि लेकिन कुछ सभी का अलाइनमेंट एक जैसा नहीं होता, कुछ का होता है। कैसा होता है? अलाइनमेंट नॉट कंप्लीट बिकॉज ऑफ द थर्मल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि थर्मल मोशन के कारण मॉलिक्यूल ऐसी, यानी कि अभी भी कुछ तो अपने फेवर रैंडमली ओरिएंटेड हुए रहे हैं, पर कुल मिलाकर ऐसा मान के चलो कि द एवरेज अलाइनमेंट प्रोड्यूस गिव राइज द नेट डाइपोल मोमेंट। भैया चाहे कम लोग हुए हों, लेकिन हुए तो सही, सुधरे तो सही। पहला तो डायपोल मोमेंट 0 था, कम से कम बाबा जी के आने पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के आने पे कुछ तो सुधरे। तो कहने का मतलब है एवरेज अलाइनमेंट जरूर इनमें डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि पूरे घर में एक ना एक तो चीज होगी। जल्दी से बताओ, ये वाली बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी? एक बार अगर ये वाली बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगी हो तो भैया डन लिख दो एक बार जल्दी से सभी, एक बार जल्दी से डन लिख देंगे भैया अगर ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी हो तो। ठीक है, फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं, फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं भैया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी यहाँ तक? बहुत बढ़िया। देखो भाई अगला पॉइंट देख लो। अगर अब अगले पॉइंट में क्या करेंगे, यदि मैं एक काम करूं, अगर मैं क्या काम करता हूं थोड़ा ध्यान से समझना। अब अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, जो वे बड़े बुड्ढे थे उनके अनुसार कुछ ने तो काम करा लेकिन कुछ ने काम नहीं करा। लेकिन भैया अगर बाय द वे, अगर बाय द वे उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने यानी कि बड़े बुड्ढे ने तब मैं रैपट लगाने स्टार्ट कर दिए नंबर वाइज है कि कैसा ना सुधरोगे, हम देखे कैसा ना सुधरे। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ टेम्परेचर भी देना स्टार्ट कर दिया उस बड़े बुड्ढे ने। यानी कि जैसे ही हमने क्या करा भैया, टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दिया। यानी कि मान लो कोई हमारे पास डाइलेक्ट्रिक था, मान लो ये कोई डाइलेक्ट्रिक था, ठीक है भाई, डाइलेक्ट्रिक था, इसे हमने कह दिया पोलर डाइलेक्ट्रिक, यानी कि ध्रुवी ध्रुवी परावैद्युत था। अब हमने इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे हमने प्लेस कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे हमने इसे प्रवेश करवा दिया, कुछ ने तो क्या काम करा, कुछ ने तो बाबा जी के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया भैया, कुछ ने तो बाबा जी के अकॉर्डिंग बिल्कुल अपनी डायरेक्शन जैसा बाबा जी ने कह दी वैसी कर ली, कुछ ने। लेकिन कुछ ने अपनी डायरेक्शन ना करी, कुछ ने अपनी डायरेक्शन ऐसा कैसी रखी, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड ने कहा कि इधर ने चलो, लेकिन इन्होंने नहीं मानी। तो अब इनके बाबा जी ने इनमें फेरना स्टार्ट कर दिया लट। ठीक है भैया, लट फेरना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दिया। तो भैया क्या ये बाबा जी के लट से सुधर जाएंगे? जल्दी बताओ कमेंट करके। तो आप कहोगे ये बाबा जी के लट से बिल्कुल नहीं सुधरेंगे और बेहाव हो जाओगे। तो कहने का मतलब है बाबा जी के आने से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहला तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 था इलेक्ट्रिक फील्ड बाबा जी के ना आने से, लेकिन बाबा जी ने चलो 10 में से 8 जनों को सुधार दिया, तो बचे कितने? 2 जने। इन 2 जने को उसने बाबा जी ने रैप्टे लगाने स्टार्ट कर दिया, टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दिया। भैया 8 तो मान के तुम भी मान जाओ, लेकिन इन 2 ने इस बाबा जी से उल्टा लड़ना स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा लड़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ टेम्परेचर भी देर लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया पहले तो 2 बात ना मानने थे, अब इन 8 का भी इफेक्ट पड़ा कि बाबा आक्रामक है, अच्छे तरीके से समझाता नहीं है, बढ़िया तरीके से बाबा जी बहुत आक्रामक है, हम एक काम करो हम अपने तरीके से जीतते हैं, क्योंकि ये 2 मजे ले रहे हैं भाई। तो इसमें से ये जो डाइपोल मोमेंट 8 बना था, ये भी और क्या हो जाएगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कुछ टाइम बाद 6, 5, 4, 3, 2। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव टेम्परेचर के बढ़ाते ही खत्म हो जाएगा। समझ में आई ये वाली बात मेरी? कैसे बताई मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट टेम्परेचर देते के साथ ही कैसा हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है, इसका मतलब अब यहाँ पे समझो ध्यान से क्या बताया हुआ है। इसका मतलब अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि लेंजेविन डेबे ने अपने पॉइंट में, अगले पॉइंट में क्या बताया, ध्यान से समझेंगे। उन्होंने अगले पॉइंट में बताया यदि परावैद्युत पदार्थ का ताप बढ़ा देवें, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा देवें, तो भैया इनमें हलचल मच जाने के कारण, इनमें गुस्सा हो जाने के कारण इनका जो पोलराइजेशन है कम हो जाएगा।
तो इस प्रकार से इनकी जो पोलरेबिलिटी है यानी कि अभिविन्यास जो सही हुआ था 8 का वो भी खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसकी पोलरेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है, इस बात पर भी डिपेंड करती है कि बाबा कितने ज्यादा दयालु हैं। दयालु की वजह से ही तो सब सुनने थे इनकी बात, लेकिन यही आक्रामक हो गए, टेम्परेचर बढ़ा लगे, पिटाई करने लगे इनकी। तो ये अच्छे तरीके से है। अब जो डाइलेक्ट्रिक का जो पोलराइजेशन हो रहा था ज्यादा बढ़िया तरीके से सुनने थे शांत स्वभाव में। जब तक बाबा जी शांत स्वभाव में समझा रहे थे जब तक तो सही हो रहा था काम, लेकिन जैसे ही बाबा जी ने टेम्परेचर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ टेम्परेचर और देना स्टार्ट कर दिया तो भैया इसकी पोलरेबिलिटी मतलब धीरे धीरे कम होगी। तो इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक की पोलरेबिलिटी किस पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। ये वाली बात इसमें बता रखी है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द स्पेसिमेन इज रेज, यानी कि जो वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हम लेकर चल लेते उसको में टेम्परेचर बढ़ा दे में तो क्या होगा, द पोलराइजेशन बिकम इवन स्मॉलर ड्यू टू द इंक्रीज इन थर्मल एग्नेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी कि अब क्या हो जाओगा, इनका ओरिएंटेशन भी कैसा हो जाओगा, मतलब एक तरीके से इनमें हलचल हो जाओगे बहुत ज्यादा। थर्मल एग्नेशन का मतलब होता है उसमें विक्षोभ, आपस में टेम्परेचर देने पे एक ऐसा हिलना, ठीक है, उसमें विक्षोभ होना। दस द पोलर डाइलेक्ट्रिक द ओरिएंटेशन पोलरेबिलिटी एंड हैंस द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड द इलेक्ट्रिक सब्सिबिलिटी डू डिपेंड द टेम्परेचर। इसका मतलब है पोलर, इस वजह से पोलरेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है भैया, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो यही बात हम अगले पॉइंट में प्रूफ करेंगे, ठीक है। जल्दी से बताओ ये वाली बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई भैया? एक बार सभी थंब करके बताओ क्या ये लैंजविन डैबे का अगला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया बहुत अच्छे तरीके से? जल्दी बताओ भैया, जल्दी से बताओ क्या ये वाला पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया? सभी थंब करके बताओ, फिर आगे चलते हैं। नोट भी करते रहो साथ साथ में भैया। एक बार भैया नोट भी करते रहो, बहुत बढ़िया। अगर सभी ने ये नोट भी कर लिया हो तो डन लिख दो भैया एक बार। अगर सभी ने ये नोट कर लिया हो तो डन लिख दो भैया एक बार। फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि ऐसा होवे, अब कैपिटल टी पर ध्रुवीय परावैद्युतों में अणुओं के संरेखन के कारण एकांक प्रति आयतन में उत्पन्न डायपोल मोमेंट। अब हम ये देखना चाह रहे हैं भैया कि लेट अस नाउ कैलकुलेट द नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्रिएटेड बाय अलाइनमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल एट ए टेम्परेचर टी। यदि मैं टेम्परेचर देता हूं, यदि मैं टेम्परेचर देता हूं क्या ओरिएंटेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम ये सारी चीज अब देखना चाहते हैं। तो हम ऐसे मान के चलेंगे माना पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में एन अणु है, यानी कि वो वाला जो हम स्पेसिफाइड लेकर चले थे उसमें कितने मॉलिक्यूल है, एन मॉलिक्यूल है। ठीक है भैया, क्या थे, एन मॉलिक्यूल है। तथा किसी का स्थायी डायपोल मोमेंट यानी कि नेट डायपोल मोमेंट सबसे शुरुआत में कितना था, पी नोट वेक्टर था। और जिस किसी फील्ड में हम उसे रख रहे थे उसके साथ ईएम वेक्टर। अब जो जिसे हम चीज को रख रहे हैं और ईएम वेक्टर के साथ वो कितना एंगल बनाए हुए हैं, थीटा एंगल बनाए हुए हैं, तब हम देखना चाहते हैं तब कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। अब भैया हम ये वाली बात देखेंगे, जो वो टेम्परेचर हमने अप्लाई करा है उससे कितना डायपोल मोमेंट घटता है या बढ़ता है, हम ये देखना चाहते हैं। तो हम क्या काम करते हैं, हम ये देखते हैं किसी स्पेसिफाइड में कितने मॉलिक्यूल हैं, एन मॉलिक्यूल हैं। और ये कि जिस किसी भी का भी पोलराइजेशन हो रहा है तो उसे मैंने क्या कह दिया भैया, यानी कि जिसका भी डायपोल भाई पोलराइजेशन के कारण क्या हो रहा है इसमें नेट डायपोल मोमेंट आ रहा है उसे कह दिया पी नोट वेक्टर। ठीक है भैया, और जिस किसी भी फील्ड में आप उसे रख रहे हो, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रख रहे हो उसे कह दिया ईएम वेक्टर। अब जब किसी भी सब्सटेंस को ईएम वेक्टर में रखते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, तो उस एंगल को कह दिया भैया मैंने थीटा। तो तब अगर ये ऐसा केस होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अब हम ये देखना चाहूंगे। एक बार सभी नोट कर लो, नोट करने के बाद सभी डन लिख देना भैया। ठीक है भैया, सभी एक बार डन लिख देना, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी?
एक बार सभी नोट कर लो। एक बार सभी डन लिख देना भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर नोट कर लियो सभी ने यहाँ तक का, तो एक बार सभी नोट कर लेना, डन लिख देना भैया। ठीक है भाई, आगे हम देखते हैं अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, और वो जो सब्सटेंस है ईएम के साथ कैसा कैसा एंगल बनाता है, तो वे सारी चीजों को हम देखते हैं भैया। देखो भाई किस प्रकार से ये जो कुछ सब्सटेंस है, ये हमारा कुछ इस तरीके का है, इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है पी नोट वेक्टर, और ये भैया हमारा ये है जो ये ऐसा लाइन जा रही है, इसे हमने कह दिया मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अब ये वाला जो सब्सटेंस है इस ईएम के साथ में कितना एंगल बनाए हुए हैं भैया, थीटा एंगल बनाए हुए हैं। लेकिन इसका अगर पूरा घुमाव देखने लगे, पूरा घुमाव देखने लगे तो ओमेगा रहेगा, और ये वाली क्या रहेगी, इसकी रेडियस आर रहेगी। अगर इस वाली पट्टी की बात करें तो ये मतलब एक एंगल ही शो होता है डेल थीटा, और ये वाला इतने हिस्से की बात करें, निचले वाले हिस्से की बात करें तो ये आर डी थीटा, और ये वाले हिस्से की बात कर लगा इस लाइन की यहाँ तक की बात कर लगा, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये कितनी रहेगी आर साइन थीटा। तो भैया इस ऐसे वाली चीजों की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, यू इजकल टू माइनस पी नोट वैक्टर डॉट ई एम वैक्टर। ठीक है भैया, कैसे हम निकालते हैं इसे, पोटेंशियल एनर्जी जो भी हमारे पास पोलराइज्ड यानी कि जितना भी डायपोल मोमेंट होता है उतना, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उतना, तो अगर इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आती है हमारी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इनका। ठीक है, अब एक बात बताओ, दोनों इस डायरेक्शन में ही है, दोनों इस डायरेक्शन में, तो डॉट प्रोडक्ट हटने पे क्या आता है यहाँ पे कोस थीटा। अब भैया हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही हम क्या काम करते हैं ऐसा केस होता है तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी घटती है। जब पोलराइजेशन का केस होता है मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, हमेशा ध्यान रखना क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी घटती है। ठीक है भैया, आपने सभी ने पढ़ा होगा U इजकल टू माइनस एम जी एच। ठीक है भैया, काइनेटिक हमें एनर्जी हमेशा प्लस में होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी प्लस या माइनस दोनों में किसी में भी हो सकती है। तो भैया जहाँ पे भी पोलराइजेशन घटने का कोई भी केस आवे, अभी मैं आपको क्या बता के आया हूँ कि जैसे आप टेम्परेचर अप्लाई करते हो तो क्या होता है, वो डायपोल मोमेंट कैसा होता है, घटता है। तो इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कैसे माइनस, उससे हमने कैसे दिखाई, घटती हुई। अब मैं ऐसे मान के चलूं, हमारी स्टैटिकल फिजिक्स ये बात कहती है अकॉर्डिंग टू स्टैटिकल मैकेनिक्स, यानी कि हमारी स्थिति, आपने सांख्यिकी पढ़ी होगी, सांख्यिकी, सांख्यिकी सांख्यिकी आपने पढ़ी होगी भैया, सांख्यिकी यांत्रिकी के अनुसार, यांत्रिकी के अनुसार ऐसा होता है, आपने देखा होगा जितनी इसके पर मॉलिक्यूल होते हैं, पर यूनिट में जितने मॉलिक्यूल होते हैं वो किसके प्रोपोर्शनल करते हैं, इस एनर्जी के प्रोपोर्शनल करते हैं। अच्छा ये वाला आपने ई की पावर कहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा, आप कहोगे ऑप्टिक्स में पढ़ा, कैसे फॉर्मूला पढ़ा, ध्यान से समझिए कहाँ पे पढ़ा ये वाला आपने। आपने यहाँ पे बताता हूँ एक रफ टर्म, ये वाला टर्म्स आई कहाँ से है? ध्यान दो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा एन इजिकल टू आपने पढ़ा ई की पावर माइनस ई अपॉन के टी, ये पढ़ा भैया आपने, ई अपॉन के टी। ये किसका था, वोल्ट्समैन भी फॉर्मूला था, किसका फॉर्मूला था ये, वोल्ट्समैन फॉर्मूला, बोल्ट्जमैन फॉर्मूला। कि एन क्या था हमारे पास, कोई भी नंबर थे, वो क्या होता है, यहाँ पे आप क्या ले सकते हो भाई, आपने और मैंने जब वो वाला आपको फॉर्मूला करवाया था याद हो तो आपको, मैंने लेजर में आइंस्टीन ए और बी में कोफिशिएंट बताया, तो वहां पे ये फॉर्मूला बताया था कि एन क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, ई की पावर माइनस ई बाई के टी के। तो वहां से ये फॉर्मूला बन के आया है कि जो डी एन है इसमें जितने भी टर्म्स होगी वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगी, ई की पावर माइनस
अब यहाँ पे एनर्जी जो ली जा रही है वो किसके अकॉर्डिंग ली जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी यू के अकॉर्डिंग, और केटी ऐसा कैसी और सी ऐसा। अब एक बात बताओ, ये जो डीएन है, जितने भी मॉलिक्यूल हैं, ये किसके साथ, डी ओमेगा के साथ आ रहे हैं भैया। आप इसमें जितना भी आप इसका चेंज देख लो, ऐसा घुमा के देख लो, तो आप कहोगे इसमें टोटल मॉलिक्यूल हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है किसी को भी, जल्दी बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना। और इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, इस वाले को कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे कह दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे भैया, डी ओमेगा निकाल लेंगे। क्या अगर हमें डी ओमेगा की वैल्यू मिल जावे, डी ओमेगा की वैल्यू मिल जावे, तो मैं यहाँ पे ऐसा पुटअप करके और इस वाली वैल्यू को यहाँ पे रख कर सोल्व कर लूंगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, एक बार सभी थंब कर दो। अब डी ओमेगा कैसे निकला जाता है, तो डी ओमेगा कैसे निकालना है भैया हमें, तो थोड़ा ध्यान से समझ लो। अगर मैं आपसे कह लगूं डी ओमेगा इस वाले उसमें डायग्राम में कैसे निकलेगा, देखो भाई इस वाले डायग्राम में कैसे निकलेगा डी ओमेगा, एक बार सभी यहाँ तक का नोट कर लो, एक बार सभी नोटेड कर लो, नोट करने के बाद डन लिख देना भैया। अब ध्यान देना भाई मेरी बात पे, डी ओमेगा कैसे निकालते हैं। ठीक है भैया, डी ओमेगा देखेंगे हम कैसे निकालते हैं। अगर मैं आपसे कह लगूं डी ओमेगा निकालने का, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था गोस थ्योरम में, याद हो तो सभी को, डी ओमेगा निकालने का एक फॉर्मूला था, डी ओमेगा इज इक्वल टू था डी ए अपॉन आर स्क्वायर। जल्दी से बताओ, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था जब मैं आपको गोस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ा कर आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, तो मैंने आपको डी ओमेगा की डी ए कोस थीटा बाई आर स्क्वायर बताया था। क्या बताया था, डी ए कोस थीटा बाई आर स्क्वायर बताया था। ठीक है भैया, याद करो जल्दी से, डी ए कोस थीटा बाई आर स्क्वायर बताया था। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी डी ओमेगा जो निकाल लेंगे, यो एक तरीके से किसे रिप्रेजेंट करता था, यानी कि इस वाले को कोस थीटा रिप्रेजेंट करता, इस वाले को क्या रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा, ये कंपोनेंट टर्म्स में। तो इस वाली साइड का एरिया देखना हमें, क्या देखना, इस वाली साइड का एरिया देखना। तो डी ओमेगा कैसे निकाल लूंगा, आप क्या होगे, एनुलर एरिया बिटवीन थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा अपॉन, यानी कि ऊपर तो एरिया हो गया कोस की टर्म्स में और नीचे क्या है वो आर स्क्वायर। अब एक बार मेरी बात को ध्यान से समझ के चलेंगे, डी ओमेगा इजिकल टू, अब एक बार ये वाला एरिया देख लेते हैं, थीटा एंड डी थीटा के बीच का एरिया कितना है। ठीक है भैया, इस डायग्राम में देखो एक बार, चलो जो हमने डायग्राम बनाया था पीछे, इस डायग्राम में एक बार अच्छे तरीके से देखो, जो ये आपको शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है ये वाला, ये एरिया कितना रहने वाला है इस बारे में हमें देखना। एनुलर एरिया किस किस के बीच का, डी थीटा के बीच का, किस किस का भैया, ये थीटा का और थीटा प्लस डी थीटा का, थीटा का और थीटा प्लस डी थीटा के मिड का एरिया देखना। ठीक है भैया, इसका एरिया देखना, तो कितना एरिया होगा जल्दी से बताओ एक बार कमेंट करके, कितना एरिया होगा। आप क्या होगे, किस प्रकार से निकालते हैं हम एरिया, कैसे निकालते हैं, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब ये वाला तो एक तो ये वाली टर्म्स लेके चलेंगे, एक तो ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, यानी कि इस एरिया की बात हो रही है, एनुलर एरिया का मतलब इस वाले एरिया की बात हो रही है। तो इसका मतलब है ये वाली टर्म्स कितनी है हमारी, आर साइन थीटा, और इसके लिए ये वाली टर्म्स कितनी है हमारी, आर डी थीटा। तो एनुलर एरिया कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ भैया, एनुलर एरिया डी ओमेगा कितना हो जाएगा हमारे पास। तो आप कहोगे एनुलर एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, यानी कि आर का मतलब वहां पे कितनी टर्म्स ली थी मैंने, आर साइन थीटा, और नीचे कितनी टर्म्स थी, आर हमारी आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जल्दी से बताओ, ये वाली टर्म्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। जब आप इसको ये वाले आर से और ये वाले आर से ये वाला आर स्क्वायर खत्म हो जाओगा, तो डी ओमेगा की वैल्यू आएगी हमारी 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। जल्दी से बताओ, ये वाली टर्म्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब ये जो डी ओमेगा की वैल्यू हमारी आई है, इसे आप कहाँ पे पुटअप करोगे, आप देखो अच्छे तरीके से, आप इसे यहाँ पे
यहाँ पे जहाँ पे हमारे डी ओमेगा की टर्म्स की जरूरत पड़ रही है और इक्वेशन नंबर फर्स्ट की जो जरूरत पड़ रही है, इसकी वैल्यू को देखो, इसकी वैल्यू यू की वैल्यू को तो यहाँ पे रखना है हमें, यहाँ पे, और इस जो पीछे आई हमारी डी ओमेगा की वैल्यू इसे यहाँ पे रखना। तो जल्दी से बताओ मेरी इक्वेशन क्या बन जाओगी, जल्दी से बताओ इक्वेशन क्या बन जाएगी। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं इक्वेशन क्या बनती है भैया हमारी। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी डी एन इजिकल टू सी ई की पावर, चलो मैं एक बार पूरा पूरा रख कर दिखाता हूँ आपको क्या टर्म्स थी पहले एक बार। देखो भाई क्या टर्म्स थी हमारी, डी एन इजिकल टू सी ई की पावर यू अपॉन के टी डी ओमेगा, ठीक है भैया। सी इजिकल टू थी हमारे पास, डी एन इजिकल टू थी सी ई की पावर माइनस यू बाई के टी डी ओमेगा, ये वाली टर्म्स थी। अब हम u की भी तो वैल्यू पीछे से उतनी रख देंगे, जल्दी से रखो भैया कितनी टर्म्स बनेगी हमारी। तो डी एन इजिकल टू बनी सी ई की पावर, u की वैल्यू कितनी थी, u की वैल्यू माइनस u की वैल्यू कितनी थी, पी नोट ई एम कोस थीटा थी भैया, ये टर्म्स थी, ठीक है, माइनस में थी ये। और यहाँ पे ये नीचे क्या है भैया हमारा के टी था और डी ओमेगा की वैल्यू ये उठा लो ऊपर से, ठीक है भैया, ये उठा लो कितनी थी 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, भैया ये टर्म्स थी हमारी। तो जल्दी से बताओ ये टर्म्स अब क्या बन जाएगी बहुत अच्छे तरीके से हमारी टर्म्स। और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो आप क्या होगे, डी एन इजिकल टू सी, ये माइनस यहाँ प्लस कर देगा, ई की पावर पी नोट ई एम कोस थीटा अपॉन के टी टू पाई साइन थीटा डी थीटा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ टर्म्स लेट कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जटिल इक्वेशन हो गई है, तो इसे टर्म्स यहाँ पे लेट कर लेते हैं। पी नोट एम अपॉन के टी को थोड़ी देर के लिए क्या मान के चलो भैया, एक्स मान के चलो, और दूसरी चीज क्या लेट कर लो, 2 पाई सी को थोड़ी देर के लिए ए लेट कर लो, ठीक है भैया। जैसे ही आप ये वाली इक्वेशन में ये सारी चीजें लेट करोगे तो जल्दी से बताओ मेरी इक्वेशन क्या बनने वाली है। तो आप कहोगे डी एन इजिकल टू बन गई ए ई की पावर एक्स कोस थीटा साइन थीटा और डी थीटा, ये इक्वेशन आ गई हमारी 3। अच्छा आप एनुलर एरिया की बात कर रहे थे, तो लिमिट अप्लाई कर दो भैया, लिमिट अप्लाई कर दो, क्योंकि एनुलर एरिया की बात हो रही है। तो एनुलर एरिया की जब भी आपको बात हो, एनुलर एरिया के लिए जब भी बात होवे तो आप लिमिट अप्लाई करोगे 0 से पाई तक, क्योंकि आप किसी भी एनुलर में केवल आधे हिस्से को ही देखते हो। तो लिमिट क्या हो जाओगी, और इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके बताओ क्या टर्म्स बनी इसकी इंटीग्रेशन। लिमिट अप्लाई कर दो एंड इंटीग्रेटेड भाई, इंटीग्रेटेड इस वजह से ले रहा है, पूरे चीज का लेना हमें इंटीग्रेशन। तो जल्दी से बताओ क्या टर्म्स बनेगी आपकी लिमिट अप्लाई करने पे। तो आप कहोगे एन इजिकल टू इंटीग्रेशन ले लिया भैया मन ने, ए कॉन्स्टेंट टर्म्स और 0 से पाई और ई की पावर एक्स कोस थीटा और साइन थीटा डी थीटा। अब ऐसे वाले चीजों का इंटीग्रेशन कैसे करते थे, लेट करते थे कि भैया या तो कोस थीटा को लेट कर लो या साइन थीटा को, जिससे कि एक को लेट करने पर दूसरे का इंटीग्रेशन या डिफरेंशन आपस में मिल जावे। तो हम ऐसे तो करते थे इंटीग्रेशन, 12th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए हो। तो आप क्या काम करोगे, इस कोस थीटा को थोड़ी देर के लिए क्या मान लोगे भैया, यू मान के चल लोगे। लेट कोस थीटा को क्या मान के चले, आप यू मान के चल ले। आपने देखा होगा इसका, जैसे ही हमने इसका इंटीग्रेशन देखा होगा तो साइन थीटा डी थीटा दूसरा मिल रहा होगा माइनस डी यू। जैसे ये वाली टर्म्स हम यहाँ पे पुटअप करते हैं तो हमारी क्या टर्म्स बनती है, एन इजिकल टू टर्म्स बनती है ए, यानी कि माइनस का ए, और लिमिट भैया इसकी चेंज हो जाती है जब लेट करते हैं ना कुछ टर्म्स को, तो लिमिट चेंज हो जाती है। कैसे, +1 से कैसे हो जाती है, -1 तक के बीच हो जाती है। और ई की पावर एक्स यू डी यू ये बन जाती है, क्योंकि भैया हमें पता है कि इसकी वैल्यू जो है कोस की टर्म्स में वैल्यू कितने से कितने तक, अपर हाईएस्ट वैल्यू तो इसकी -1 से दिखेगी, और स्टार्टिंग की देखो भाई कोस की जो वैल्यू है, अगर आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करके देख लोगे तो कोस 0 पे हमारी वैल्यू कितनी मिलेगी, 1, ठीक है, और कोस 180 पे वैल्यू कितनी मिलेगी, -1।
तो इस वजह से ये लिमिट जो बदली है ना, कोस 0 पे हमारी +1 मिलती है और पाई कितने पे मिलेगी, कोस पाई पे वैल्यू -1 बनती है। तो इस प्रकार से लिमिट आ जाती है। ठीक है भैया, जल्दी बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है। तो हमारी कुछ इक्वेशन ये इस प्रकार से बन जाती है। अब इस टाइप की इक्वेशन को बहुत अच्छे तरीके से भैया आप सोल्व कर सकते हो। तो सोल्व करने के बाद आपकी टर्म्स क्या बननी है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, क्या ये वाली टर्म्स को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं? क्या इस वाले टर्म्स को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं? तो माइनस का a और +1 -1 e की पावर x u, ये तो हो गया था भैया हमारा। तो इसे चलो आगे सोल्व करके देखते हैं क्या टर्म्स बनी इसकी। तो आप कहोगे e की पावर x u अपॉन अपॉन x और इसकी लिमिट आ जाएगी -1 से +1 तक के बीच की। ठीक है भैया, और इसे आप सोल्व करोगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आप कहोगे x बाहर निकाल के इसमें लिमिट अप्लाई कर दो। जैसे ही आप लिमिट अप्लाई कर दोगे तो e की पावर x हो जाएगा माइनस का, और e की पावर माइनस के प्लस का x बन जाएगा। तो n इजिकल टू ये टर्म्स हमारी बनेगी, जैसे ही इसमें से माइनस कॉमन लेकर यहाँ प्लस हो जाओगा तो हमारी टर्म्स बननी चाहिए a/x e की पावर x माइनस e की पावर -x। जल्दी से बताओ ये वाली टर्म्स आ गई आपकी, जल्दी से बताओ ये वाली टर्म्स आ गई आपकी। और भैया इसमें ये एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में हमारा फंक्शन बाई 2 कर देंगे तो क्या बन जाओगा, साइन हाइपरबोलिक का बन जाओगा। ये वाला फंक्शन क्या बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक का बन जाएगा। क्योंकि साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू क्या होती है, साइन हाइपरबोलिक की तो वैल्यू होगी उसकी n इजिकल टू, नीचे वाला 2 जो है इधर चला जाओगा साइन हाइपरबोलिक में, तो 2a अपॉन x साइन हाइपरबोलिक x। जल्दी से बताओ, यहाँ तक सभी की वैल्यू आ गई अच्छे तरीके से? ये आप बात अच्छे से समझ गए होंगे कि साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू कितनी होती है। आप क्या होगे, देखो आप यहाँ पे एक नोट पॉइंट बना के कह सकते हो, साइन हाइपरबोलिक x इजिकल टू होता है e की पावर x माइनस e की पावर -x/2। लेकिन अगर ये वाली टर्म्स यहाँ पे चली जाए तो ये वाली टर्म्स की वैल्यू कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, मेरी n की वैल्यू आपकी कुछ इस प्रकार से बन गई होगी। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? जल्दी से बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? और इसे इक्वेशन नंबर मैं 4 कह दूंगा। क्या कह दूं, इसे इक्वेशन नंबर 4। जल्दी से एक बार डन लिख दो भैया, अगर कोई दिक्कत समस्या ना हो तो। ठीक है भैया, अब हम क्या देखेंगे, ये तो एक छोटे से हिस्से का आया था, टोटल हिस्से का डायपोल मोमेंट कितना होता है। ये तो हमारा छोटे से हिस्से का आया है। अब हम देखेंगे टोटल हिस्से का डायपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है भैया, डायपोल मोमेंट क्या होता है। अब यहाँ पे एक लाइन लिख लो बहुत सुंदर सी, उस लाइन के बाद हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द डायपोल मोमेंट ऑफ dn molecule along the filled direction is thus, यानी कि टोटल डायपोल मोमेंट किस फील्ड डायरेक्शन में कितना बैठेगा, पी नोट कोस थीटा dn बैठेगा भैया, टोटल ओवरऑल सिमेट्री से अनुसार। तो हम कह देंगे, तो टोटल डायपोल क्या हो जाएगा, टोटल डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा इस वाले उसमें डायरेक्शन में। तो टोटल डायपोल मोमेंट कैसे निकाल लोगे भैया, टोटल डायपोल मोमेंट निकालने का P इजकल टू लिमिट वही 0 से पाई पी नोट कोस थीटा dn। ठीक है, कोस थीटा dn। अब इसे सोल्व कर लो भैया जल्दी से, अब इसे सोल्व कर लो जल्दी से। जल्दी बताओ टर्म्स क्या बनेगी। आप कहोगे P वेक्टर इजिकल टू, जैसी ये टर्म्स मैं क्या करता हूँ, सबकी वैल्यू रखता हूँ इक्वेशन नंबर 3 से, एक बाई यहाँ पे लिख देता हूँ बाई इक्वेशन थर्ड से यहाँ पे वैल्यू रखो जल्दी से पी नोट की। तो आप कहोगे यहाँ से वैल्यू बनी होगी हमारी पी नोट ए, और 0 से पाई ई की पावर x कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। देखना आपकी इक्वेशन नंबर से क्या ये टर्म्स बनी,
एक बार देख लो इक्वेशन नंबर थर्ड कहाँ पे माननी थी हमने। इक्वेशन टू ये थी, इक्वेशन टू ये थी भैया हमारी, और इक्वेशन थर्ड देख लेते हैं कहाँ पे थी। ठीक है भैया, इक्वेशन थर्ड देख लेते हैं हमने क्या माननी थी। देखो भाई ये रही इक्वेशन थर्ड, dn की वैल्यू ये रही, यहाँ से उठाई है हमने। ये dn की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर थर्ड से उठा के हमने यहाँ पे पुटअप करी है। dn की वैल्यू ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुटअप करी है जो पीछे थी। तो ये पूरी टर्म्स की वैल्यू ये इस तरीके से बन जाएगी भैया हमारी। ठीक है, कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो अब इसे एक बार और सोल्व करो, जल्दी से जल्दी से सोल्व करो। इस वाले को भी तो ऐसे सोल्व करोगे पुटअप करके, किसी भी टर्म्स को क्या करोगे पुटअप करके, यानी कि लेट मान के, लेट कोस थीटा को क्या मान लो यहाँ से थोड़ी देर के लिए यू मान लो, तो आप क्या होगे साइन थीटा डी थीटा क्या हो जाओगा हमारा माइनस डी यू हो जाओगा। तो आप क्या होगा इक्वेशन बन गई कैपिटल P इजकल टू माइनस पी नोट ए और प्लस माइनस यहाँ से लिमिट u e की पावर x u डी यू, ये इस प्रकार से। अब इसे आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के, इसे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के, जोन से को भी आपको फर्स्ट और सेकंड मानना अपने अनुसार आप इंटरचेंज करके मान सकते हो। ठीक है, वो तो आपको इंटीग्रेशन की सारी प्रॉपर्टी पता ही है, आइलेट वाला रूल कि पहला किसका हम फर्स्ट और सेकंड मान के करते होंगे। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के इसका इंटीग्रेशन जल्दी से बताओ क्या बना हमारा। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करते हो इसे फर्स्ट ही मानते हो यू वाले को, यू ई की पावर एक्स यू बाई एक्स माइनस के इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स यू अपॉन एक्स डी यू, और पूरे की लिमिट कितनी आ जाएगी -1 + 1। जल्दी से बताओ क्या आपका इंटीग्रेशन करने के बाद ये वाली टर्म्स बन गई अच्छे तरीके से, जल्दी से बताओ भैया। अगर सभी की ये वाली टर्म्स बन गई हो तो डन लिख देना भैया एक बार। जल्दी से बताओ भैया, अगर ये वाली टर्म्स बननी है तो सभी एक बार डन लिख देना भैया। अगर सभी की ये वाली टर्म्स बन गई हो तो सभी एक बार डन लिख देना। ठीक है, आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है ये, तो इस वजह से अच्छे से करके आना आपको। क्या ये टर्म्स बनी जब आप इसका फर्स्ट फंक्शन और इसे फर्स्ट और सेकंड मान के इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो। ठीक है भैया, जल्दी बताओ ये टर्म्स बनी आपकी। फिर आगे चलेंगे और इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे भैया। अब करना क्या है, इसमें लिमिट अप्लाई कर दूंगा भैया, लिमिट अप्लाई कर दूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है भैया, चलो लिमिट अप्लाई करते हैं। अगर ये वाली टर्म्स आपकी बन गई है तो लिमिट अप्लाई करते हैं, और लिमिट अप्लाई करने पे जल्दी से बताओ क्या आप सभी की ये वाली टर्म्स बननी है। चलो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं भैया हम, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हो, कैपिटल P इजकल टू माइनस पी नोट ए, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लो। ये तो ऐसे कैसी ई की पावर एक्स यू बाई एक्स, तो भैया आप इसे सोल्व कर लो थोड़ा सा। ये इसका आप सोल्व करोगे तो आप कहोगे ई की पावर एक्स यू बाई इसका क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये लिमिट +1 और -1 कुछ इस प्रकार से बन जाएगी भैया हमारी लिमिट। और जैसे ही इसमें लिमिट अप्लाई करते हो तो P वेक्टर इजिकल टू क्या बनेगा -P नोट ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो किस प्रकार से टर्म्स बनती है माइनस ई की पावर -x, क्योंकि अपर लिमिट में माइनस है तो यहाँ पे ये टर्म्स आ जाएगी -kx, और ई की पावर -kx, क्योंकि ये सारी टर्म्स ये चल रही है। तो फर्स्ट पहले तो -1 रख दो सब जगह, जहाँ जहाँ पे ये टर्म्स बनी हुई है हमारी, माइनस यू की जगह सब जगह रख दिया हमने। ठीक है भैया, क्योंकि यहाँ रखी यहाँ रखी यहाँ रखी ये सब माइनस बन गया। अब क्या करेंगे माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कैसे करेंगे, जैसे ये प्लस वाली टर्म्स रखते हुए चले जाओगे जहाँ जहाँ यू है, तो हमारी टर्म्स बन जाओगी ई की पावर x अपॉन एक्स माइनस ई की पावर x बाई एक्स स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से हमारी टर्म्स बन जाओगी। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी यहाँ तक। और इस टर्म्स को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो भैया, इस टर्म्स को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने का मतलब है
थोड़ा सा रीअरेंजमेंट दिखा दो। जैसे आप माइनस टर्म्स बाहर लेते हो, ये टर्म्स कैसे हो जाएगी, प्लस की बन जाएगी। तो पी नोट ए अपॉन एक्स, ये एक्स सब में से बाहर लो, ठीक है भैया। तो लेने के बाद यहाँ पे आपकी बनेगी ई की पावर माइनस के एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स अपॉन एक्स। क्या ये टर्म्स आपकी बनी अच्छे तरीके से? जल्दी से बताओ। क्या आप इसे साइन, आप इन्हें कोस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक बना सकते हो ना अच्छे तरीके से? क्या आप इसे साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक बना सकते हो ना अच्छे तरीके से? तो बना लो भैया। कैसे बनाओगे? तो पी वेक्टर इज इक्वल टू पी नोट ए अपॉन एक्स और ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और इसे आप कुछ इस प्रकार से लिख लो रीअरेंजमेंट करने के बाद। ठीक है, ये आपका मैथमेटिकल काम है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है यो। ठीक है, और इसे आप क्या काम कर लो, आप इसे मतलब थोड़ा साइन और इसकी टर्म्स में बना लो। तो सबके नीचे टू वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो ये टू पी नोट ए अपॉन एक्स, और ये बन जाएगा हमारा, ये वाली टर्म्स बन जाएगी कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस के, और ये वाली टर्म्स बन जाएगी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन एक्स। ये टर्म्स कुछ इस प्रकार से बन जाएगी भैया, जल्दी से बताओ। ठीक है, आप कहोगे कि अब हमारी अगर ये वाली इक्वेशन आ गई, तो अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन नंबर 4 आई थी हमारी। क्या आई थी? इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 4 से कुछ टर्म्स को उठाकर और यहाँ पर रिप्लेस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ। ये आपकी टर्म्स आगे सभी की अच्छे तरीके से, जल्दी एक बार नोट कर लेंगे। अच्छा, इक्वेशन 4 को देख लेते हैं भैया, क्या आई थी। इक्वेशन 4 देखो, यहाँ पे लिखेंगे बाई इक्वेशन 4, बाई इक्वेशन 4। अच्छा, इक्वेशन 4 क्या आई थी एक बार देखना जरा। आप कहोगे एन इजिकल टू आई थी 2a अपॉन एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये इक्वेशन 4 आई थी हमारी। तो भैया इसे रीअरेंजमेंट करके क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इससे 2a बाई 2a एक्स की वैल्यू क्या ये हो सकती है, n अपॉन साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो क्या ये टर्म्स आपको कहीं दिखाई दे रही है? आप कहोगे ये ना दिखाई दे रही, 2a अपॉन एक्स ये रही, इसकी जगह क्या रख दोगे आप, क्या रख दोगे, n अपॉन साइन हाइपरबोलिक एक्स, क्योंकि ये वाली टर्म्स यहाँ पे कुछ ना कुछ कटान बना देगी, कुछ क्या बना देगी यहाँ पे, कटान बना देगी। तो जल्दी से बताओ क्या टर्म्स बनी, जैसे आप इसमें वैल्यू रखते हो। तो आप कहोगे हमारी जो टर्म्स बन जाएगी बहुत सुंदर सी, हमारी टर्म्स बन जाएगी जैसे आप ये वाली वैल्यू रखते हो p इजकल टू, ये रखते हो, क्या रखते हो, n, एन पी नोट, एन पी नोट अपॉन क्या रखते हो, साइन हाइपरबोलिक एक्स ये रखते हो। और यहाँ पे क्या है, यो कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन एक्स। और भैया इस वाली साइन हाइपरबोलिक को नीचे ले जाते हो, तो ये टर्म्स कोट बन जाओगे और ये वाली टर्म्स यहाँ से कट जाएगी। तो ये हमारी टर्म्स कुछ इस प्रकार से बन जाएगी हमारी। तो कैपिटल P इजिकल टू एन पी नोट कोट कोट हाइपरबोलिक एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स। क्या ये टर्म्स आ गई आपकी? और अगर आपसे कहे जाए, अगर आपसे कहे जाए कि इसमें ये वाली जो टर्म्स आई है, ये वाली जो टर्म्स आई है जो मैं ये पीले वाले में ब्रैकेट में कर रहा हूँ, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एल एक्स से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया? एल एक्स से। तो एल एक्स इजिकल टू हो जाओगा कोट हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और इस एल एक्स को बोलते हैं लैंजेविन फंक्शन, लैंजेविन लैंजेविन फंक्शन। यानी कि हमारा बस 1 मिनट का और काम रह रहा है यहाँ से, इसे क्या बोलेंगे, लैंजेविन, लैंजेविन फलन, ये टर्म्स। तो इसकी जगह अगले स्टेप में क्या रख दोगे भैया, एल एक्स रख दोगे, तो आपकी टर्म्स बनेगी यहाँ से, आपकी टर्म्स बनेगी कैपिटल P इजकल टू एन पी नोट, इसकी टर्म्स बनी एल एक्स, इसकी टर्म्स बनी एल एक्स। क्या सभी की यहाँ तक इक्वेशन आ गई? जल्दी से बताओ, क्या सभी की यहाँ तक इक्वेशन आ गई?
और यहाँ पे एक्स किसे रिप्रेजेंट करता है, देखो भाई एक्स किसे रिप्रेजेंट करता है, वेयर एक्स को क्या लेट करा था मैंने, एक्स इज इक्वल टू पी नोट ई एम अपॉन के टी। इसे क्या बोलते हैं, लेंजेविन इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लेंजेविन इक्वेशन भी कह देते हैं इसे, ठीक है भैया। इसे इक्वेशन नंबर 5 को क्या बोलते हैं, लेंजेविन इक्वेशन। और एक्स की वैल्यू ये आती है हमारी, ठीक है भैया। कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, पहले अगर मैं इसकी टर्म्स निकाल लूं तो मेरा कुछ काम हो सकता है। अगर मैं इसकी टर्म्स निकाल लूं अच्छे तरीके से, अगर पहले मैं क्या काम करता हूं, इस लेंजेविन डायबेक फंक्शन को एक्सपेंड करता हूं, तो कोट हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1/x जो इक्वल होता है, जब इसे आप एक्सपेंड करते हो याद रखना कितना होता है, x/3 आता है। इसकी वैल्यू कितनी आती है भैया, x/3। याद रखना भैया कितनी आती है, x/3। तो इस वाली टर्म्स की वैल्यू को यहाँ पर रखकर पी नोट की वैल्यू निकाल लो। आप कहोगे पी की वैल्यू आओगी एन पी नोट x/3। ये टर्म्स बनेगी हमारी, जल्दी से बताओ क्या ये टर्म्स बनेगी। अच्छा अब एक बात बताओ जल्दी से कि P इजकल टू एन पी नोट एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है ना, कितनी आ रही है, जल्दी से एक बार एक्स की वैल्यू रखो और जल्दी से बताओ यहाँ से टर्म्स क्या बनी हमारी। ये एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, पी नोट ई एम अपॉन 3 KT। तो आप कहोगे पी इजकल टू यहाँ से हमारा बना एन पी नोट स्क्वायर ई एम अपॉन 3 KT। आपको कुछ कुछ मिलना स्टार्ट हो गया होगा, टी नीचे है। हमें किसके इक्वल दिखाना, हमें काई एम प्रोपोर्शनल टू 1/T दिखाना है। यहाँ तक का नोट करो भैया एक बार, यहाँ तक का नोट करो भैया एक बार। और जल्दी से कौन स्टूडेंट बताएगा काई नोट की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपको, जल्दी से बताओ। एक डेरिवेशन में काई नोट की वैल्यू कितनी बताएगी, बताई थी वी नोट एट। आप सभी को पिछले वाले डेरिवेशन में मैंने आपको कितनी वैल्यू बताई थी, काई ई की वैल्यू कितनी बताई थी, जल्दी से बताओ भैया। काई ई की वैल्यू कितनी बताई थी, क्या ये टर्म्स बताई थी मैंने, पी अपॉन एम नोट। क्या ये काई ई की वैल्यू आई थी, इलेक्ट्रिक सब्सिबिलिटी। तो जैसे ही आप ये वाली टर्म्स यहाँ पे रखते हो, आप ये वाली टर्म्स यहाँ पे रखते हो, तो देखना क्या टर्म्स बनी, आप कहोगे एन पी नोट स्क्वायर अपॉन 3 KT। क्या ये टर्म्स बन गई आपकी, जैसी ये वाली टर्म्स, ये वाली वैल्यू मैं आपको बता के आया था ना लास्ट वाले लेक्चर में, काई इज इक्वल टू पी अपॉन एम नोट। तो आप यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे होगे कि अगर ये वाली सारी चीज हमारी कैसी है, शुरुआत में लेके चले थे कॉन्स्टेंट टर्म्स थी, तो काई ई क्या कर रहा होगा, प्रोपोर्शनल 1/T कर रहा होगा। और यही क्या हो जाता है हमारा, यही क्या हो जाता है, क्यूरी लो। क्या हो जाता है भैया, क्यूरी लो। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। हमारा ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि किसी भी पोलर डाइइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक सब्सिबिलिटी किस पे इन्वर्सली होती है, टेम्परेचर पे होती है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। तो ये सारी चीज मैंने आपको किससे दिखाई, लैंजेविन डायबे इक्वेशन से बताई। किससे बताई भैया, लैंजेविन डायबे इक्वेशन से बताई। जल्दी से बताओ आज का लेक्चर आपको कंप्लीटली समझ में आ गया, जल्दी बताओ क्या आपको आज का लेक्चर कंप्लीटली समझ में आ गया। तो आज इतना ही करते हैं। कल आपका मैंने बताया है जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का बचा कुचा काम रहा होगा, कल आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक समाप्त हो जाओगे। कल आपका लास्ट लेक्चर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, ठीक है भैया। ऑल द बेस्ट सभी को।